Wish you a very good morning to all of you. You all are welcome in DDS group. Today we are going to learn a new chapter of spoken English. So today's chapter is preposition. So friend, this is a very important chapter to understand English, to read English and to speak in English. Friends, whenever we talk about preposition, it means we are going to talk about three things. जब कभी भी हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो हम तीन चीजों की बात करते हैं. फर्स्ट थिंग इज टू एक्सप्लेन अबाउट डेट, डायरेक्शन एंड प्लेस. Date, it means timing. It may be the day or others, month, week, anything. जब कभी हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास तीन चीजों की जरूरत होती है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे हम स्पोकन कर रहे होते हैं, चाहे लिखना होता है हमें या इंग्लिश को समझना होता है, तो हमें टाइमिंग की बात करने के लिए हमें बहुत अच्छे से प्रीपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए. हम डायरेक्शन की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं, तो हमें प्रीपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए. और हम किसी स्थान विशेष की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तब भी हमें प्रीपोजिशन अच्छे से आना चाहिए. तो दोस्तों, अगर आपकी एक समस्या है कि प्रीपोजिशन कैसे सीखें, तो जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रीपोजिशन इतना आसानी से आपको आने वाला है कि जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आप इस तरह से आसानी से प्रीपोजिशन सीख सकते हैं क्या. तो नो डाउट कि आप सीखने वाले हैं बहुत ही आसानी से प्रीपोजिशन. और आज अगर आपने प्रीपोजिशन नहीं सीखा तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए क्योंकि अब आपको एक जादू मिलने वाला है इस प्रीपोजिशनल चैप्टर से. तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें. इस वीडियो के माध्यम से आप बैक टू बैक जो है कि नए चैप्टर से जुड़ेंगे. घर बैठे आप अच्छी से इंग्लिश सीख सकते हैं और बहुत सारे मैटर्स को कलेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया होगा कि हम सभी एक साथ पढ़ सकें. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को. पहले हम प्रीपोजिशन को समझ लेते हैं दैट एग्जैक्टली व्हाट इज अ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है, किस तरह से प्रीपोजिशन जो कि हमें हेल्प करता है, किस तरह हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं और कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जब कभी भी हमें टाइमिंग की बात करनी होती है, डायरेक्शन की बात करनी होती है और प्लेस की बात करनी होती है, वहां हम प्रीपोजिशनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग कि प्रीपोजिशन हम जब भी टाइमिंग की बात करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे तब हम प्रीपोजिशनल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम प्लेस की बात करेंगे तब हम प्रीपोजिशनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब हम आते हैं कि किस तरह से प्रीपोजिशन हम लगाते कहाँ हैं. जैसे हमने इसके पहले के कई सारे चैप्टर में आपको मैम ने क्लियर किया है और हम लोगों ने भी कई सारे चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, बैक टू बैक पढ़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं आपको कि हम कहाँ पर नाउन कैसे पहचानते हैं, किस तरह कितने प्रकार के नाउन हैं, कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है. इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं. अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आज ही देखें, क्योंकि जब हम प्रीपोजिशन पढ़ने की बात करते हैं दोस्तों तो हमें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए. तो चलिए हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की. तो प्रीपोजिशन में हम देखते हैं कि प्रीपोजिशनल वर्ड हमेशा क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व की स्थिति का ज्ञान कराता है. क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के पूर्व की स्थिति ज्ञान कराता है. साथ ही इसमें जो रिलेशन आ रहा है, ठीक है, रिलेटिविटी आ रही है, उसको वो एक्सप्लेन करता है, डिनोट करता है. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जब हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो शायद आपको टफ लगता है. ठीक है, तो हम इसे दो भाग में बांट लेते हैं. एक प्री वर्ड को हम अलग कर देते हैं और पोजीशन को हम अलग कर देते हैं. तो चलिए डेफिनेशन देखिए, आपको बातचीत करते हुए सुनते हुए ही आपको आ जाएगी. प्री का मतलब होता है पूर्व या पहले, हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा शब्द है. पोजीशन का मतलब है स्थिति, मतलब कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व की स्थिति को बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन कहते हैं. समझ में आ गया होगा आपको कि whenever we have to know or we must get an information about preposition means precondition of noun or pronoun, maybe the relation between noun and pronoun, that will be known as preposition. हम इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी में सीख सकते हैं.
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही कंफर्ट है, समझना बहुत आसान है, और हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, प्री मतलब पूर्व या पहले, और स्थिति मींस पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थिति होता है, और किसी भी नाउन प्रोनाउन के पूर्व की स्थिति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन के बीच संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। और पहली डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए क्योंकि आगे हम जो प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल समझने वाले हैं और कहाँ हम इसके यूजेस कर रहे हैं, तो जब भी हम देखेंगे तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम हमेशा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ प्रीपोजिशन जल्दी सीख लेते हैं। आज हम कुछ प्रीपोजिशन सीखेंगे, आप अपना फीडबैक देंगे कि किस आपको समझ में आया, और भी हम एग्जांपल्स लेकर आएंगे, और बैक टू बैक हम आपको 5 वीडियोस देंगे प्रीपोजिशन पे, जिससे आपका प्रीपोजिशन जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला है। फिर तो चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले प्रीपोजिशन को जिसे हम ऑन और अपॉन कहते हैं, ठीक है। ऑन अपॉन दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। कभी भी हम टाइमिंग की और प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, सिचुएशन की बात करते हैं, तो ऑन अपॉन यूज किया जाता है। तो चलिए किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी हिंदी की हम किस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग करते हुए करते हैं। ऑन और अपॉन का मतलब होता है पर, ऊपर, ठीक है। ऑन अपॉन का मतलब क्या होता है, पर या फिर ऊपर, ठीक। किस तरह से इसका इस्तेमाल करें, देखिए किस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों हम एक इमेजिनेशन करते हैं, एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में। मान लीजिए सपोज देयर इज somebody who has taken a seat, this is a chair, एक ये चेयर है और किसी बंदे को यहाँ पर बैठा दिया गया है। सपोज समटाइम आप भी बैठते होंगे किसी एक चेयर पर, ठीक है। चलिए किसी चेयर पर आप भी बैठे होंगे और आपको किसी ने कहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने बताया होगा कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, या इस तरह के कुछ भी एग्जांपल्स आपने लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, कोई एक व्यक्ति है जो चेयर पे बैठे हैं, तो इस पोजीशन को आप देखिए कि somebody is sitting, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या यहाँ पर कोई मोशन है? तो आप देख रहे हैं इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है। इस तरह के चेयर पे जब कभी भी कोई बैठा होता है तो हमें वहां ऑन लगाना होता है। क्यों लगाना होता है, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, और मैं आपको इसका टैक्टिस, आइडिया, शॉर्टकट बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ टेबल, एक टेबल है, इसका ये सरफेस है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक बनाना रख दिया है, एक केले को रख दिया है, और केले का सरफेस और इस टेबल का सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा है। जब कभी भी दो वस्तुएं एक दूसरे के सरफेस को स्थिर अवस्था में टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो वहां पर हमेशा हम ऑन लगाते हैं। यहाँ भी आप देखिए कि इस व्यक्ति का सरफेस और चेयर का सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो हमने कहा, एक एग्जाम्पल ले लिया कि राधा is sitting on the chair, ठीक है, राधा is sitting on the chair। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ऑन लग गया है, ठीक है, और चेयर क्या है, आपका नाउन है। मैंने पहले ही कह दिया कि प्रीपोजिशन हमेशा हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर एक नाउन आया है और नाउन के पहले उसकी स्थिति को बता, जैसे राधा क्या है, यह भी एक नाउन है, और चेयर क्या है, एक नाउन है। तो दोनों में मीन्स राधा और इस चेयर में क्या तो स्थिति है, मतलब ये स्थिर अवस्था में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इस ऑन प्रीपोजिशन ने हमें बता दिया। तो आपको समझ में आया, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल्स हमें कमेंट के माध्यम से बताते जाएं, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है कि हम यहाँ पर क्या लगाएं, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा प्रीपोजिशन हम देखते हैं अपॉन। अपॉन थोड़ा सा जो कि अलग है,
और आपको समझने में इसी फिगर से आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, somebody सपोज राधा, कोई एक राधा ही है या कोई और, मतलब कहीं से आकर के यहाँ बैठते हैं, ठीक है, आकर के बैठते हैं, ठीक है, फ्रॉम समवेयर शी इज कमिंग, और ये बैठ रहे हैं, ठीक है, बैठे नहीं हैं, बैठ रहे हैं। तो बैठ रहे हैं की पोजीशन क्या होगी कि ये चलायमान स्थिति में, मोशन में ही आकर के बैठ रहे हैं, गतिमान अवस्था को दिखाना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपॉन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर, अगर यहाँ कम समझ में आ रहा हो आपको, तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि somebody or some boy, कोई भी लड़का या कोई कुछ लड़के हैं, बॉयज हैं, उन्होंने बॉल को फेंका, ठीक है ना, एक बॉल को फेंक दिया और ये बॉल यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, एंड वंस अ टाइम विल कम, एक समय ऐसा आएगा जब ये बॉल और ये टेबल एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब ये स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन कैसे स्पर्श कर रहे हैं, मोशन में कर रहे हैं, गतिमान अवस्था में कर रहे हैं। तो जब कोई चीज गतिमान अवस्था में एक दूसरे के सरफेस को टच करती है, तो वहां पर प्रीपोजिशन हम क्या लगाते हैं बच्चों, हम लोग लगाते हैं अपॉन। तो देखिए आपको कितना आसानी समझ में आया कि जब कभी दो सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं स्थिर अवस्था में, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और जब कभी भी कोई दो सरफेस एक दूसरे को स्पर्श करते हैं गतिमान अवस्था में, तो हम वहां अपॉन लगाते हैं। चलिए हम एक छोटे से मार्कर से एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये देखिए मार्कर है हमारा, और ये हमारी पॉम है, हथेली है। मैंने यहाँ मार्कर को रख दिया है, ठीक है ना, ये रखा हुआ मार्कर है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं हमें, ठीक है, बहुत सही। देखिए यहाँ पर हमने क्लास में बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड। जब कभी भी हम यहाँ पर रखा हुआ है, तो बहुत सही जवाब दिया आपने, ऑन का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये मार्कर और मेरा पॉम, मेरी हथेली, दोनों एक दूसरे को स्थिर अवस्था में स्पर्श कर रही है। लेकिन जब हम इस मार्कर को ला करके रखते हैं या कहीं से गिर रहा होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जब ये मार्कर और मेरी पॉम, मेरी हथेली एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो वहीं पर हम अपॉन कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो सरफेस एक दूसरे को गतिमान अवस्था में स्पर्श करेंगे तो अपॉन, और स्थिर अवस्था में करेंगे तो ऑन। क्या आपको डायरेक्शन, पोजीशन समझ में आया, प्लेस के बारे में समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे रमेश इज थ्रोइंग a ball upon the table। ठीक है दोस्तों, रमेश इज थ्रोइंग अ बॉल अपॉन द टेबल। अब देखिए यहाँ भी मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई, वही चीज आपको दिखाई पड़ रही होगी कि जब कभी भी कोई भी नाउन प्रोनाउन के पहले जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। और देखिए नाउन एंड प्रोनाउन के पहले की बात की जाए तो टेबल क्या हमारा है, नाउन है, और इसके जस्ट पहले हमने इसकी स्थिति को बताने के लिए अपॉन का इस्तेमाल किया है। कहा जा रहा है कि बॉल की बात करें, बॉल कैसे की जा रही है, थ्रो की जा रही है, ठीक है ना, फेंकी जा रही है। फेंकना क्या होगा, गतिमान अवस्था में होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑन अपॉन का इस्तेमाल। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ऑन एंड अपॉन का यूज पढ़ लिया है, ऑन एंड अपॉन। उसके बाद हम आ रहे हैं एक और प्रीपोजिशन पढ़ने, जिसका मतलब भी पर और ऊपर होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का भी प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही करते हैं, और इसकी भी हिंदी होती है पर या ऊपर। तो दोस्तों आप हिंदी देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो हम पोजीशन आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको देख करके आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। किस तरह से बताना है, चलिए हम लोग देखते हैं। जब कभी भी ओवर एंड अबव की बात करते हैं तो वहां भी हिंदी हमारी पर और ऊपर आती है, और पर ऊपर जब हिंदी आई हुई है तो हमें किस तरह से इसको अलग करना है, डिफरेंशिएशन करना है बिटवीन ऑन, अपॉन, ओवर एंड अबव। तो चलिए देखिए किस तरह से करते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ ट्री। मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, आपने पेड़ तो देखा होगा ना, बहुत सारे आपके यहाँ गार्डन भी होंगे, बागीचे भी होंगे। हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, शहर हैं, जहाँ पर प्लांटेशन जबरदस्त है। तो चलिए पेड़ अगर नहीं देखा तो आज ही घूमने जाइए आप सभी लोग।
देखिए एक प्लांट है, पेड़ है, इसी पे हम एक इमेजिनेशन करते हैं किस तरह से हम अब ऑन ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी हम मान लेते हैं कि एक ट्री है, इसको हम ऐसे डायमेंशन को दो भाग में इसको बांट रहे हैं, सपोज मान लेते हैं देयर इज अ बर्ड, एक चिड़िया है, ठीक है ना, चिड़िया इमेजिनेट कर सकते हैं आप, बर्ड को इमेजिनेट कर सकते हैं। एक चिड़िया है जो आसमान में उड़ रही है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से उड़ती हुई आ रही है, somebody is there, कोई व्यक्ति है जो चिड़िया की तरफ देखता है तो किस तरह देखेगा। सपोज कि मैं वहां पर कोई बर्ड को इमेजिनेट कर रही हूँ, देख रही हूँ, सो आई जस्ट सी लाइक दिस, मैं इसी तरह से बर्ड को यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है ना। एक ट्री है, पेड़ है, या कोई डायमेंशन है, या कोई बम्बू है, इस तरह कुछ भी इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देख रही हूँ तो ये डायरेक्शन आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, ऐसा ही आता है और आप भी देख करके देख सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी कहीं भी इस तरह का डायरेक्शन आता है, ये आपका एंगल बनता है, कोण बनता है इस तरह का, तो हमेशा हम अब प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी दुनिया में कहीं भी इस तरह का डायरेक्शन बनता है तो हमेशा आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, अब का यूज करेंगे। सपोज हमने बर्ड की बात की है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई ग्रुप है, मतलब दे कह सकते हैं उसको, या फिर हम बॉयज कह सकते हैं, कुछ भी एक ग्रुप हमने इमेजिनेट कर लिया, इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं कि बॉयज मीन्स हम कहेंगे, बॉयज कहते हैं कि देयर वाज अ बर्ड फ्लाइंग above my head, ठीक है। एक चिड़िया हमारे सर पर, हमारे सर के ऊपर से उड़ रही थी, ठीक है। एक चिड़िया हमारे सर के ऊपर से उड़ रही थी, तो हमने इसको अभी से पता चला सर के ऊपर का मतलब क्या, कि जैसे अब लग गया तो हम ये देख रहे हैं कि दिस इज जस्ट सीन हियर, मीन्स ये एक हमारे सर के काफी दूरी पर है, ये देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड दिस, मतलब सर और इसके बीच एक डायरेक्शन है जहां पर हम 90 डिग्री का एक कोण देखते हैं, 90 अंश का एक कोण हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम एक पोजीशन ऐसी भी देखते हैं सम टाइम की बर्ड हमारी उड़ती हुई आसमान में इस तरह आती है, और सम टाइम हम क्या करते हैं, वी जस्ट सी लाइक दिस, हम हमारे सर के जस्ट ऊपर कोई चीज होती है और हम इस तरह से उसको देखते हैं। इफ एनीबडी इज देयर हु इज स्टैंडिंग, मींस यहाँ पर कोई खड़ा है, और जब कभी भी यहाँ पर बर्ड आ जाएगी तो वो ऐसे नहीं देख सकता है, उसको क्या करना होगा, he will see like this, इस तरह से चीजों को देखेगा। so this is what 360 का वो कोण बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी वो जस्ट सर के ऊपर होगा, जस्ट सर के ऊपर होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यही अब की जगह हम ओवर का इस्तेमाल कर देते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा, जब कोई चीज हमारे सर की तरफ आती है तो हम अब का इस्तेमाल करते हैं, और सर के जस्ट ऊपर कोई चीज है तो हम क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया होगा। अब देखिए हम आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि किस तरह से ऑन, अपॉन, ओवर, अबव में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं कि हम कहाँ पर ऑन लगाएंगे, कहाँ अपॉन लगाएंगे, और कहाँ ओवर लगाएंगे, ठीक है, और कहाँ पर हम अबव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से हर एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए हमने एग्जांपल में एक आपको ट्री कहा था कि इमेजिनेट करने को, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी ब्रांचेस कुछ बना लेते हैं। हम लोग प्लांट जब देखते हैं उसमें ब्रांचेस भी होती हैं, टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं कि देयर इज अ बर्ड, एक चिड़िया है, ठीक है, आसमान में उड़ते हुए यहाँ से आ रही है। ऐसे आप डिजाइन कर लेंगे तो आपको क्लियर होगा। एंड देयर इज अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन यहाँ से हम ऐसे इमेजिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब कोई चीज हमारे सर की तरफ आ रही हो, की तरफ, यहाँ लिख सकते हैं की तरफ, बहुत आसान है समझना, की तरफ मतलब कोई चीज हमारे सर की तरफ आ रही हो तो वहां पर हमेशा हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। वनडे एग्जाम में बहुत ही जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जब आपको सेंटेंस को करेक्ट इनकरेक्ट पहचानने होते हैं, एरर फाइंड आउट करने होते हैं। प्रीपोजिशन अक्सर जो है कि आपको परेशान करता है, और ये बहुत आसान तरीका है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, हम समझ सकते हैं इसको आसानी से।
तो चलिए above का यूज कहाँ करेंगे, जब कोई चीज हमारे सर की तरफ आ रही होती है, ऊपर से आ रही होती है, तो हम above का इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी कोई चीज सर के ऊपर होती है, ठीक है, सिर के ऊपर होती है, ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिर के ऊपर होगी तो हम क्या करेंगे, ओवर लगाएंगे, ठीक है, ये देखिए ये डायमेंशन हो जाता है इसका, अगर यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं ऑन एंड अपॉन की बात करने। मान लीजिए कि एक बर्ड है, कोई चिड़िया है जो यहाँ पर बैठी हुई है। जब कोई चीज अपने सरफेस को टच करती है स्थिर अवस्था में, तो हम वहां क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। और एक बर्ड है यहाँ से उड़ती हुई आ रही है, एक बर्ड है उड़ती हुई आ रही है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब उड़ते हुए आ रही है, ठीक है, ये बैठी है, ऐसे हम समझने के लिए लिखेंगे बैठी हुई है तो स्थिर अवस्था में है। और जब उड़ते हुए आए और उड़ते हुए बैठने, ठीक है ना, उड़ते हुए बैठने को आए, ठीक है, ठीक, बैठने को आए मतलब बैठ रही होगी तो एक गतिमान अवस्था होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गतिमान अवस्था, स्थिति या अवस्था, ठीक है। गतिमान स्थिति में कोई चीज आएगी और सरफेस को टच करेगी तो वहां पर हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट के थ्रू, एक ट्री के थ्रू आप आसानी से चीजों को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आगे हम एक और प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, आपको कंपेयर करके बताते हैं कि किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, इसलिए क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। एक एक चैप्टर आपको घोल करके पिला दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने इंग्लिश पर अपनी कमांड कर ली है, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, इन, इनटू, अंडर, बिलो। चलिए ये ग्रुप है इन, इनटू, इसको हम लोग सीखते हैं और दूसरे ग्रुप में हम अंडर और बिलो सीखते हैं। तो इन, इनटू का मतलब होता है में या फिर में से, ठीक है, में या में से। तो चलिए हम इन और इनटू का यूज देखते हैं। जब कभी भी, अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जब कभी भी हम किसी भी, मान लीजिए एक पाइप है, देयर इज अ स्मॉल पाइप, एक छोटी सी पाइप का हम इमेजिनेशन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। सपोज अ पीस ऑफ ब्रेड इज स्टेइंग हियर, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा इसमें रखा हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज किसी से कवर्ड होती है, ठीक है, और स्थिर अवस्था में है, कवर्ड हो और स्थिर अवस्था में हो, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में होगी, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इन। मीन्स हम कहेंगे कि अ पीस ऑफ ब्रेड इज इन द पाइप, क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड इज इन द पाइप। इतना समझ में आ गया होगा आपको। जब कोई भी चीज किसी भी चीज से कवर्ड हो और वह उसके अंदर रखी हुई हो, ठीक है ना, के अंदर हो और वह स्थिर अवस्था में होगी, तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको अभी हाल ही में दिया कि ऑन कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, एक चेयर का एग्जाम्पल दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये ओपन सरफेस पे थी, लेकिन कुछ चेयर्स ऐसी होती है जहाँ हैंडल लगे हुए होते हैं। आपको पता होगा कि कोई चेयर ऐसी है जहाँ हैंडल लगे हुए हैं। अब यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना, somebody is sitting over here, तो ये बंदा क्या है, इसके अंदर है, कुर्सी के अंदर है, इसलिए यहाँ पर जब स्थिर अवस्था होगी तो यहाँ भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। जब कोई चीज किसी के अंदर है, स्थिर अवस्था में है, तो वहां पर प्रीपोजिशन हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन वहीं पर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों कि जब कोई चीज किसी भी चीज के अंदर बाहर से जाती है, मतलब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है। मान लीजिए कि सपोज वी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ माइस, हम एक चूहे का एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज अ माइस इज रनिंग, ठीक है, टू गो इनसाइड, इस अंदर जाने के लिए वह एक चूहा जो कि रन कर रहा है, चूंकि यहाँ पर उसने देख लिया है कि रोटी का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि अ माइस इज रनिंग इनटू द पाइप, ठीक है ना। हम माइस के लिए क्या कर रहे हैं, हम माइस के लिए क्या लगा रहे हैं, इनटू लगा रहे हैं। अब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये गतिमान अवस्था में है, ठीक है, गतिमान अवस्था में और बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है।
छोटा सा एग्जांपल हम अपना और आपका भी ले सकते हैं। जैसे मैं क्लासरूम में हूँ एंड आई एम स्टेइंग ओवर हियर, मींस आई एम डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट कि हम कवर्ड हैं और अंदर हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर इन लगाते हैं। लेकिन हम क्लास में बाहर से अंदर की ओर आ रहे होते हैं तो वहां पर हम इनटू लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए, शायद आपको कोई समस्या अब नहीं बची होगी। हम इन कहाँ लगाते हैं, जहां पर स्थिर अवस्था होती है, ठीक है, और कोई चीज किसी के अंदर होती है, ठीक है, और अंदर है वो जंपिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, ठीक है, रन कर रही है, लेकिन वो अंदर ही है, फिर भी हम क्या करेंगे, इन ही लगाएंगे। लेकिन बाहर से अंदर की ओर कोई चीज जा रही है, तो बाहर से अंदर की ओर जा रही है तो हम इनटू लगाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं अबाउट अ रिवर, एक नदी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सपोज समबडी इज स्टैंडिंग, कोई भी नदी में खड़ा है, मान लीजिए सूर्य प्रणाम कर रहा है या नमस्कार कर रहा है, या फिर वो नहा रहा है, कुछ भी, या जल दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पे जब कोई नदी में खड़ा है तो हम वहां पर इन कहते हैं। और जब कोई चीज, मतलब कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि यहाँ तैरने के लिए बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, मतलब कूद रहा है, जंप कर रहा है नदी में, तो यहाँ पर हम इनटू लगाते हैं। तो आई होप कि आपको इतने एग्जाम्पल बहुत ही पर्याप्त होंगे, जिससे आपको इन और इनटू का कंपैरिजन करके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे के प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं, जहां पर अंडर और बिलो की बात की गई है। बहुत ही आसान होता है अंडर और बिलो को समझना। तो चलिए, हम लोग एक प्लांट को जैसे हमने इमेजिनेट किया था, ठीक उसी प्रकार एक इमेजिनेट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कि मान लेते हैं कि एक ट्री है, प्लांट है, इसको हम के बना लेते हैं, के बना लेते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, जब कभी भी हम इमेजिनेट करते हैं अंडर और बिलो को, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही धांसू एग्जाम्पल है इसके लिए। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं और हम थक गए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम छायादार पेड़ दिखा मुझे, मैं वहां पर आराम करने चली गई, या आप चले गए, कोई भी, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि प्लांट जो पेड़ है उसी की छाया में, धूप बहुत ज्यादा है इसलिए हम क्या करते हैं, उसी की छाया में हम बैठते हैं। तो जब हम बैठते हैं, सोते हैं, ठीक है, खड़े होते हैं, कुछ भी उसकी साइडों में, तो शायद आप कहीं भी रहें, यही एंगल बनता है, कुछ और एंगल नहीं बनता है। जब कोई चीज किसी के नीचे इस एंगल में होती है तो हमेशा हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, अंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, अंडर का इस्तेमाल करेंगे। पहला यूज आपको समझ में आ गया होगा। अंडर का मतलब होता है के नीचे, ठीक है ना, या से नीचे, ठीक है, या फिर छोटा भी होता है, कम भी होता है इसका अर्थ। बिलो का मतलब भी होता है के नीचे, ठीक है, या से नीचे, ठीक है। तो आपने अंडर का इस्तेमाल समझ लिया, ठीक है ना। और जब कोई व्यक्ति जूनियर सीनियर होता है, जैसे मान लीजिए कि अंडर का इस्तेमाल और भी जगहों पर होता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई सीनियर है, एक प्रोफेसर है, ठीक है, और एक असिस्टेंट है, ठीक है ना, असिस्टेंट टीचर है, ये प्रोफेसर है। अब प्रोफेसर के अंडर में कौन होगा, असिस्टेंट होंगे, तो यहाँ पर के नीचे के लिए हमेशा अंडर लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई सो नहीं रहा है, ना बैठ रहा, उठ रहा है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है जिसका इस्तेमाल हम बोलचाल की भाषा में अक्सर करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। आते हैं हम बिलो के लिए। बहुत ही आसान है बिलो को समझना। जैसे मान लीजिए कि यू आर गोइंग टू सॉल्व अ पेपर, एक पेपर आप सॉल्व करने जा रहे होते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखा हुआ है कि मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन दिए हुए हैं और यहाँ पर इंग्लिश में आपको चेंज करना है। देखिए, जब हम चेंज कर रहे थे तब भी इनटू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इनटू आया हुआ है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब कभी भी कोई चीज किसी चीज में परिवर्तित होती है, इसका एक बड़ा सा चैप्टर है, बहुत सारे प्रिपरेशन इसमें आते हैं, उसमें हम आपको जोड़कर बताएंगे। फिर भी अगर हिंदी से इंग्लिश में कोई चीज चेंज हो रही है तो यहाँ ढूंढकर आप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा चैप्टर है, किसी चीज को किसी चीज में चेंज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको हम आगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आ रहा था हमारा बिलो प्रीपोजिशन, जिसको हम पढ़ रहे थे। जब हमें बिलो पढ़ना होता है या बिलो को समझना है तो आसानी होती है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस दिया हुआ है द सेंटेंसेस गिवन बिलो। बिलो का मतलब क्या हुआ कि जो इसके जस्ट नीचे जो चीजें दी गई हैं उसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अक्सर जो कि हम पैराग्राफ जब भी देखते हैं 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग होती है यहाँ पर,
ठीक है ना। तो वहीं से हमारे सेंटेंसेस शुरू होते हैं। एंड वन हाइफन इज लेफ्ट ओवर देयर टू राइट डाउन। जब कभी भी इसको लिखा जाता है तो एक हाइफन को छोड़ करके ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बिलो का इस्तेमाल होता है। अगर आपको एटिपिकल लग रहा है अंडरस्टूड होने में, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ देखिए लिखा गया है, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, somebody is written something, ठीक है, और यहाँ से कहा गया कि चेंज द लाइन बिलो द सेंटेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन यहाँ खत्म हो रही है इसी के जस्ट पहले एक छोटा सा वर्ड लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अक्सर आप कॉपियों में इस तरह के राइटिंग पैसेजेस या पैराग्राफ देखते होंगे, ठीक है। तो वहां पर हम बिलो कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जहां पर लाइन खत्म हो रही है उसके जस्ट पहले के वर्ड को लेकर के उसके नीचे से सेंटेंस को शुरू किया जाता है, लेकिन उसकी हिंदी हमेशा के नीचे और से नीचे ही होती है, कुछ और नहीं होती है। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे। अगला वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम आपको फिक्स 5 वीडियोस देंगे जिसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।